अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज का हमारा लेक्चर 5 है, इंटर्नशिप का डे 5 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी के ऊपर है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप एक हॉस्पिटल को बिल्ड कर रहे हो ना। ठीक है, अगर आप एक हॉस्पिटल बिल्ड कर रहे हो उसके अंदर आप लोगों को एक फॉर्मूलेरी नीडेड होती है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी का। हॉस्पिटल की डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बता दी थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके अंदर आप लोगों को एक ऐसी जगह जिसके अंदर आप लोगों को पूरी जो है ना मेडिकल सर्विसेज मिलें। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज मिलें, ट्रीटमेंट एक जगह पे जहाँ पे आप लोगों को मिले उसको हम लोग हॉस्पिटल बोलते हैं। अगर उसी जगह पे अगर हम लोग फार्मूलरी की डेफिनेशन को उसके साथ में ला लें, फार्मूलरी होती है एक रिवाइज्ड लिस्ट मेडिसिन्स की, जो कि आप लोग विद इन योर हॉस्पिटल मतलब अपने हॉस्पिटल के अंदर उस लिस्ट को आप लोग फॉलो करो, तो उसको हम लोग हॉस्पिटल फार्मूलरी बोलते हैं बेसिकली। अगर अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आएँ तो मल्टीपल ड्रग्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि अलग अलग नामों से बनी हुई हैं, जिनकी जो अ, अगर हम लोग कहें कि नाम उनके अलग हैं, ऑल्टरनेटिव नाम हैं, पर उनका काम उनका जो बेसिक मतलब उनकी जो चीज़ है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसे ओमेप्राज़ोल है, ठीक है, इसके ही अंदर अगर हम लोग देखें ओमेप्राज़ोल में हमारे पास राइजिक आ जाती है, नेक्सम आ जाती है। ठीक है, तो उन दोनों का बेसिकली काम एक ही है कि वो पीपीआईज़ हैं। ठीक है, पर नाम हम लोग जैसे ब्रांड नेम्स उनके अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास मल्टीपल ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट्स के लिए मल्टीपल ड्रग्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए। अगर हम लोग कहें कि हमें स्टमक में पेन हो रहा है, हम लोग कभी राइजिक भी ले लेते हैं, कभी नेक्सम ले लेते हैं एक ही ओमेप्राज़ोल ही है, एस्पोप्राज़ोल ओमेप्राज़ोल सेम ही उनका बेसिकली वर्क है, पर उनके नाम डिफरेंट हैं। तो इसीलिए एक मखसूस ट्रीटमेंट के लिए हम लोग के पास बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अ, तो अगर उसी जगह पे हम लोग ये देखें कि ऑप्टिमल केयर जो उस पेशेंट को मिल रही है वो डिपेंड करती है कि कितनी इफ़ेक्टिव वो ड्रग है। ठीक है, हम लोग कभी किसी पेशेंट को जो है राइजिक से भी फ़ायदा हो जाता है तो नेक्सम से भी फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह हमारे पास और भी सारी पीपीआईज़ हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली वर्क उनका यही है कि वो लोग स्टमक के लिए हम लोग उनको यूज़ करते हैं, पर हम लोग उस चीज़ को देखते हैं कि कौन सी ड्रग जो है ना वो इफ़ेक्टिव रहेगी उस पेशेंट के लिए। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर में हमारे पास ड्रग्स होती हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स इंस्टीट्यूट इन द इंस्टीट्यूट या ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट को जो है या हॉस्पिटल को जो है वो क्या होता है कि नीड होती है, वो क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंश्योर कर सकते हैं कि उस पेशेंट को जो है बेस्ट केयर मिले। तो उस प्रोग्राम का जो नाम होता है ना वो उस प्रोग्राम का जो हम नाम देते हैं वो फॉर्मूलरी सिस्टम होता है। बेसिकली उस फार्मूलरी सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव रहे पेशेंट की केयर के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास एक पूरी लिस्ट है जिसकी जो कि वर्क करती है एज अ पीपीआईज़, तो हम लोग उसमें से सिलेक्टिव मेडिकेशंस लेंगे जो कि बेस्ट रहेंगी, इफ़ेक्टिव रहेंगी उस पेशेंट के लिए, जिसके हमें लगेंगे कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसकी जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी या वो जल्दी उस पेशेंट के लिए असरदार रहेगी, तो हम लोग उस मेडिकेशन को जो है ना उस लिस्ट के अंदर डालते हैं। बेसिकली जो हमारा फार्मूलरी सिस्टम होता है, जहाँ पे हम लोग की जो टीम होती है
जहाँ पे फार्मेसी और हमारी फार्मेसी के लोग भी होते हैं, हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, जिसके अंदर हम लोग हमारे पास फार्मासिस्ट भी होते हैं, फिजिशियंस भी होती हैं, नर्स स्टाफ भी हमारे पास होती है। ठीक है, ये हम लोग पीएनटीसी के टॉपिक में कवर करेंगे इस चीज़ को। तो बेसिकली फॉर्मुलरी जो सिस्टम होता है वो एक मेथड है जिसके अंदर हमारी मेडिकल टीम जो है, जिसको मेडिकल टीम मतलब हमारी जो पीएनटीसी है कमेटी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, वो रिव्यू करती है और चूज़ करती है हमारे लिए बेस्ट ड्रग्स को, पेशेंट्स के लिए बेस्ट ड्रग्स जो है ना वो सिलेक्ट करती है। ठीक है, अब बेस्ट ड्रग से जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस अब तो बन चुकी हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं। ठीक है, हर एक डिज़ीज़ के लिए, जैसे अभी पेनाडोल है, ठीक है, हमारी पेनाडोल जो है, पैरासीटामोल समझ लें कि उस पैरासीटामोल के अंदर भी हमारे पास ब्रांड की बहुत ज़्यादा जो है ना मेडिकेशंस बन चुकी हैं। पेनाडोल हो गई, कॉलपोल हो गई, प्रोवाजेन हो गई, और भी हमारे पास मेडिकेशंस हैं। तो उसके लिए पीएनटीसी क्या करती है, फॉर्मुलरी सिस्टम बनाती है जिसके अंदर वो बेस्ट मेडिकेशंस को चूज़ करती है। फिर वो मेडिकेशन जो है ना हमारे उसी हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास वही मेडिकेशन जो है, वही लिस्ट जो है हमारे पास मेडिकेशन की चलती है। ठीक है, अब ये लिस्ट जो है वो किस तरह से बनती है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है हमारा वो उस चीज़ के लिए, पेशेंट के लिए वो एक्सेप्टेबल है, इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है, और उसके लिए कॉस्ट की थोड़ी सी मतलब जैसे इश्यूज़ ना हो कि महंगी मेडिकेशंस हम लोग ना सेलेक्ट करें, तो उसके लिए कॉस्ट भी देखी जाती है, सेफ्टी, इफ़ेक्टिवनेस, एक्सेप्टेबिलिटी, वो चीज़ें देखी जाती हैं ताकि हम लोग फिर उस मेडिकेशन को जो है ना उस पेशेंट को दे सकें। उसके बाद फार्मुलरी के अंदर हम लोग देखें, अब फार्मुलरी जो है वो एक कॉन्स्टेंटली अपडेटेड लिस्ट होती है ड्रग्स की, जिसके अंदर रिलेटिव इंफॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइडेड होती हैं। ठीक है, जो कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर या एक हॉस्पिटल के अंदर अगर हम लोग कहें कि अप्रूव की जाती है, उस लिस्ट को अगर एक बार हम लोगों ने फार्मुलरी बना दी ना, फार्मुलरी लिस्ट बना दी, तो हम लोग उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी मेडिकेशन है जो कि हम लोग उस लिस्ट में हम लोगों ने डाल दी है पर वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हम लोग उस लिस्ट को चेंज करके उसकी जगह पे हम लोग दूसरी मेडिकेशंस को भी डालते हैं जो कि इफ़ेक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो एक कांस्टेंट अपडेटेड लिस्ट है ड्रग्स की, जो कि हमारे पास अगर हम लोग कहें कि उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशंस वगैरह होती हैं, रिकमेंडेशंस वगैरह होती हैं जो कि अप्रूव्ड की जाती हैं पीएनटीसी के थ्रू, और वही जो है ना हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर चलती है। ठीक है, अब फार्मुलरी के अंदर हमारे पास जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशंस हमारे पास प्रोवाइडेड होती हैं, जैसे फॉर्मुलेशन क्या है उसकी, डोजेज फॉर्म कौन से हैं, डोज वगैरह, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशंस और कॉस्ट। ये चीज़ें हम लोग देख के इन चीज़ों को जो है ना फिर फॉर्मुलरी के अंदर हम लोग लिस्ट में डालते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना इंफॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जैसे फॉर्मेशन, डोज वगैरह, डोजेज फॉर्म वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो फॉर्मुलरी कंटेन करती है, मतलब उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कंपाइलेशन अगर हम लोग करते हैं फार्मुलरी की, तो एक ये कोलैबोरेटिव हमारा टास्क होता है, जिसके अंदर हमारी फार्मेसी भी होती है, फार्मासिस्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पास फिजिशियंस आ जाते हैं, हमारे पास मेडिकल की टीम आती है, उसके अंदर हमारे पास नर्सिंग स्टाफ वगैरह होते हैं जो कि मिल के कोलैबोरेट करके जो है ना ये फार्मुलरी रेडी करते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ हम लोग पीएनटीसी के अंदर देखेंगे जब हम फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी वगैरह देखेंगे ना, कि किस तरह से फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी बनती है, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो हम लोग उसमें ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद वो ड्रग्स सिलेक्ट होती हैं, ठीक है, और वही रूटीनली उस फार्मेसी के अंदर चलती हैं जो कि मोर इफ़ेक्टिव होती हैं पेशेंट के लिए। द फार्मुलरी कंटेन्स लिस्ट ऑफ ड्रग्स। अब जो फार्मुलरी होती है हमारे पास, उसके अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं। अब वो जो है ना नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स के साथ हम लोग ज़्यादातर रखते हैं।
ठीक है। भले अगर हम लोग नॉन प्रोप्राइटरी मतलब हमारे जो जेनरिक नेम होते हैं ना, और प्रोप्राइटरी अगर प्रोप्राइटरी नेम्स जो होते हैं वो ब्रांड नेम्स होते हैं, ठीक है। मतलब नॉन प्रोप्राइटरी और प्रोप्राइटरी नेम्स के तौर पे हम लोग जो है लिस्ट को बनाते हैं। मतलब जेनरिक और ब्रांड नेम्स हम लोग दोनों उसमें शामिल करते हैं, और ये चीज़ें आप आगे देखेंगे इसमें। उसके अलावा हमारी जो फॉर्मूलरी है उसके फॉलोइंग टाइप्स होता है। अब देखते हैं कि कौन से टाइप्स हैं। कि हमारे पास 4 किस्म की हमारे पास फॉर्मूलरीज़ होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉर्मूलरीज़ अगर हम लोग बात करें कि फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास नेशनल फॉर्मूलरी आ जाती है, ठीक है। लोकल और प्राइवेट फॉर्मूलरी आ जाती है, परचेज्ड फॉर्मूलरी आ जाती है, और स्पेशल फॉर्मूलरी आ जाती है। अब अगर हम लोग नेशनल की बात करें फॉर्मूलरी की, तो हमारे पास जो नेशनल फॉर्मूलरी हमारे पास क्या होती है कि एक लिस्ट ड्रग की जो कि पूरी ओवरऑल कंट्री के अंदर चल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास अनबेस्ड इंफॉर्मेशंस वगैरह होती हैं जो कि हेल्प करती हैं कि ड्रग की किस तरह से सिलेक्शन की जाए और उसकी कॉस्ट की कंपैरिजन हम लोग किस तरह से करें। तो हमारी नेशनल फॉर्मूलरी के अंदर हमारा ये आ जाता है कि जो कि अवेलेबल होती है पूरी कंट्री के अंदर, वो लिस्ट जो कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर अवेलेबल है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा आगे डिफ़ाइन करूँगी आगे चल के कि किस तरह से आप नेशनल और लोकल के बीच में फ़र्क जान सकते हैं। लोकल, और अगर हम लोग लोकल फार्मूलरी या प्राइवेट फार्मूलरी की बात करें कि वो एक लिस्ट होती है, ठीक है, ड्रग की, जो कि एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट के अंदर चलती है हमारे। मतलब वो एक ऐसी लिस्ट जो कि हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर आ गई, लोकल हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट अगर हम लोग कहें, जिसके अंदर ना हम लोग फ्यूअर हमारे पास ड्रग्स होती हैं, चंद ड्रग्स होती हैं। अगर हम लोग एज़ कम्पेयर टू नेशनल फार्मूलरी करें, तो नेशनल फार्मूलरी में पूरी कंट्री के अंदर जो भी मेडिकेशंस चल रही हैं, जो भी मेडिकेशंस पूरी कंट्री में हैं अवेलेबल, उनकी डिटेल्स होती है, ठीक है। और अगर हम लोकल की बात करें, तो वो लोग जो है फ्यूअर मेडिकेशंस जो है अपने पास रखते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल जो है वो अगर हम लोग देखें तो वो वाली मेडिकेशंस जो होती हैं, डर्मा की जो मेडिकेशंस है ना, वो लोग नहीं चलाते हैं, क्योंकि डर्मा की मेडिकेशन जो हैं वो एफडीए अप्रूव आई थिंक नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से एफडीए अप्रूव, जहाँ तक मुझे मेरे सीनियर्स में मतलब हमारे फार्मासिस्ट ने जब हमें इंटर्नशिप के दौरान बताया था, तो यही था कि उस हॉस्पिटल के अंदर वो डर्मा की मेडिकेशंस नहीं चल रही थी, क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं थी, मेडिकेशंस नहीं होती हैं डर्मा की। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें परचेज्ड फार्मूलरी की, तो ये एक ऐसी फार्मूलरी लिस्ट होती है, एक ऐसी लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती है, लिस्ट ऑफ ड्रग है जो कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी आपको अवेलेबल होगी। पर इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं ना, हॉस्पिटल्स वगैरह, अगर हम लोग कहें कि हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट जो है ना उसको बाय करता है, आउटसाइड सोर्स से वो लोग बाय करते हैं या किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाय करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने हॉस्पिटल में जो है उसकी मदद से, मतलब जो उन्होंने परचेस्ड की हुई है फार्मूलरी, उसकी मदद से वो जो है ना अपनी एक और लिस्ट तैयार करते हैं जो कि वो फिर अपने हॉस्पिटल में चलाते हैं। मतलब कि एक परचेस्ड की हुई लिस्ट में से वो जो है अपनी ड्रग लिस्ट बनाते हैं। उसी रिलायबल जो उसके पास मतलब परचेस्ड फार्मूलरी होती है ना, उनके पास उसी के इन्फॉर्मेशन में वो लोग जो हैं जैसे मतलब अब उन्होंने परचेज़ की है फार्मूलरी और वो अप टू डेट है, तो वो उसको देख के जो है ना अपनी एक अलग से अपने हॉस्पिटल के लिए लिस्ट बनाते हैं। तो उसको हम लोग परचेज फार्मूलरी बोलते हैं। अब स्पेशल फार्मूलरी को अगर हम लोग देखें, तो उस फार्मूलरी के अंदर जो है सिर्फ हमारे पास कुछ मेडिकल नीड्स की, मतलब उसमें जो है हमारे पास स्पेसिफिक मेडिकल नीड्स की जो है ना लिस्ट होती है। जैसे कि लिक्विड सप्लीमेंट्स अगर हमारे पास हो गए, जैसे आइसोटोनिक फीडिंग्स वगैरह, हाई कैलोरी फीडिंग्स, अगर हम लोग बात करें इन चीज़ों की कि क्या होते हैं, जैसे हमारे पास इंश्योर वगैरह हो गया, ग्लूसर्ना वगैरह हो गया, तो ये एक फीडिंग के लिए हमारे पास मेडिकेशंस होती हैं। जैसे ग्लूसर्ना, और अगर आप लोग को पता नहीं है, इंश्योर वगैरह जो है ये मिल्क पाउडर्स हैं, ठीक है। तो स्पेशल फार्मूलरी के अंदर हमारी ये चीज़ें आ जाएंगी, लिक्विड फार्मूलरीज वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि हम लोग किस तरीके से जो है
कौन सी गाइडलाइंस को जो है फॉलो करके, कौन से प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है हम लोग अपनी फॉर्मूलरी को रेडी करते हैं। अब हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग हॉस्पिटल बनाते हैं ना, हम लोग अगर कोई हॉस्पिटल बन रहा है तो उसके अंदर फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो है वो बनती है, ठीक है। फिर वो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो है वो हमारी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को बनाती है। अब कमेटी का सेटअप पहले लाजमी है, ठीक है। अगर हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल फार्मूलरी को मेड बनाने के लिए, अगर फार्मूलरी को डेवलप करने के लिए अगर हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा कमेटी का सेटअप होना ज़रूरी है, ठीक है। वही कमेटी जो है जिसके अंदर हमारे पास, कमेटी के अंदर हमारे पास फिजिशियंस होते हैं, ठीक है। वो फिजिशियंस जो हैं हमें गाइड करते हैं कि ये वाली मेडिकेशन जो है हाँ आप लोग रख सकते हो। ये मैं भी जो है मतलब जैसे अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाएगा, मतलब फार्मेसी, और अगर हम लोग देखें कि हमारे पास जो पीएनटीसी कमेटी है उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास फिजिशियंस भी होते हैं, तो वो लोग भी सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये मेडिकेशन मैं अपने जो है ना पेशेंट्स को देता हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और मुझे इसके बारे में किसी पेशेंट ने अभी तक आके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया कि इसका साइड इफ़ेक्ट है या नहीं। तो हमारे पास जो है ना फार्मूलरी की डेवलपमेंट में हमारे जो फिजिशियंस हैं वो भी हमें गाइड करते हैं कि हाँ ये वाली मेडिकेशंस भी आप डाल सकते हैं, ये वाली भी डाल सकते हैं। और हमारे पास फार्मासिस्ट तो हैं ही हमारे पास, तो वो भी हमें सजेशंस देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास सेटअप, अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं फार्मूलरी, तो हमारे पास कमेटी सेटअप होना लाजमी है, जिसमें हमारे पास फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो है हम लोग को बनानी है, ठीक है। उसको हम लोग अपॉइंट करेंगे और उनके जो पर्पज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस, स्कोप वगैरह, और जो भी सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो आउटलाइन करेंगे उसके अंदर मेडिकल स्टाफ को, ठीक है। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की जो भी फंक्शंस वगैरह, जो भी पर्पसेस वगैरह होंगे, जो भी स्कोप वगैरह होगा, वो हम सब जो है आउटलाइन करेंगे मेडिकल स्टाफ को। उसके बाद मेडिकल स्टाफ जो है, हम लोग दूसरी पॉइंट अगर हम लोग लाएं तो हमारे पास मेडिकल स्टाफ है, ठीक है। प्रिंसिपल्स के अंदर मेडिकल स्टाफ का जो है काम ये है कि वो लोग हमें अप्रूव करेंगे और सपोर्ट करेंगे उस लिस्ट को, जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई है उसको जो है ना अप्रूव करेंगे और सपोर्ट करेंगे उस लिस्ट को, उस मेडिकेशन की लिस्ट को। और वही जो है ना हॉस्पिटल के अंदर चलेगी, और वो लिस्ट जो है हमें पीएनटीसी जो है वो रिकमेंडेड करती है, ठीक है। उसके अलावा पीएनटीसी के अंदर जो है, जो हमारे फिजिशियंस होते हैं वो भी हमें गाइड करते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी गाइड करती है, फार्मासिस्ट भी जो हमारे होते हैं वो भी गाइड करते हैं कि हाँ ये मेडिकेशन सही है, तो इसको हम लोग लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और यही फिर जो है ना पीएनटीसी के रिकमेंडेड जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं, फॉर्मूलरी लिस्ट होती है, वही फिर हमारी पूरे हॉस्पिटल में चलती है। अब कुछ जगहों पे ये भी होता है कि हमारे पास, जैसे हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि पार्ट टाइम में आके बैठते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा नुकसान, हमारे पास डिसएडवांटेज ये भी होता है कि फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आप लोगों ने हमारी रिकमेंडेड की हुई मेडिकेशन को नहीं किया है। तो क्या होता है कि वो लोग जो है ना अपने पेशेंट्स को दूसरी मेडिकेशंस लिख के दे देते हैं, ठीक है। जो कि हॉस्पिटल के अंदर नहीं चल रही होती हैं, रूटीनली वो मेडिकेशन फार्मेसी के अंदर नहीं आती हैं और हमारी फार्मूलरी के अंदर नहीं होती है। तो कुछ पेशेंट्स जो है ना, कुछ डॉक्टर्स जो हैं अपने पेशेंट्स को वो मेडिकेशंस भी लिख के दे देते हैं। तो क्या होता है कि ये भी डिसएडवांटेज है कि कहीं कहीं जो मेडिकल स्टाफ है वो नहीं करता है, मतलब इक्वली वो जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, पर मैं आपको इसके बारे में बाद में बताती हूँ। उसके बाद रिटन रूल्स, ठीक है। मेडिकल स्टाफ शैल अडॉप्ट द रिटन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। वो सारे रिटन जो भी हमारे पास फार्मूलरी के अंदर बनाए गए जो हमारे पास पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, रूल्स वगैरह हैं, तो उसको मेडिकल स्टाफ को जो है ना अडॉप्ट करना है, ठीक है।
Medical staff shall adopt the written policies and procedure governing the formulary system is developed by the PNTC। मतलब वही जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं उसी के थ्रू जो है हमारे मेडिकल स्टाफ को चलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है ड्रग शुड बी इंक्लूडेड इन देयर नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स इवन थ्रो। अच्छा, इस चीज़ को जो है हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग, मैंने आपको पहले बताया कि वो नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स के साथ हम लोग जो है मेडिकेशंस को फार्मूलरी के अंदर लिखते हैं। मतलब जो उनके नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स होते हैं ना, उसके उसमें बेसिस में लिखते हैं फार्मूलरी के अंदर। भले अगर आप लोगों के हॉस्पिटल के अंदर उनको प्रोप्राइटरी नेम्स के साथ भी कॉमनली अगर हॉस्पिटल में चल रहे हैं, पर फार्मूलरी के अंदर हम लोग नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स में रखेंगे। अब नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स मैं आपको बताऊं, नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स मतलब उनके जेनरिक नेम्स। ठीक है, ब्रांड नेम्स नहीं, जेनरिक नेम। अच्छा, उसके अलावा अच्छा, जेनरिक नेम्स, नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स जो है उसके साथ ही फार्मूलरी के अंदर लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आ रहा है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स मतलब कि अगर जैसे आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो वो हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर आपके पास वो इस तरह से लिखी हुई होंगी मेडिकेशन, जैसे एसिटामिनोफेन हो गया, ठीक है, ओमेप्रोजोल वगैरह हो गया, इस नामों से आपके साथ नॉन प्रोप्राइटरी जेनरिक नेम्स के साथ लिखी हुई होंगी। पर नॉर्मली आपके हॉस्पिटल के अंदर अगर वो इस चीज़ से भी चल रही है कि हमें पेनाडोल दे दें या हमें आइबुप्रोफेन दे दें, अगर इस नाम से भी चल रही है तो सही है, चलती हैं। पर हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर आप लोगों को वो जेनरिक नेम्स के साथ ही मिलेंगी। उसके अलावा प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं फार्मूलरी की। अच्छा, ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस मैंने मतलब सेलेक्ट की हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी हैं पर मैंने थोड़ी सी बेसिक ली हैं। अच्छा, अगर हम लोग इस चीज़ को साइड में रखें, इस चीज़ को भी देखें तो पीएनटीसी जो है वो अच्छा, पीएनटीसी नहीं, सॉरी, हमारे पास हॉस्पिटल फार्मूलरी जो होती है हमारी, उसके अंदर हम लोग जो फार्मूलरी को सेट कर रहे हैं ना, वो नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स के साथ ही कर रहे हैं। तो जो हमारे प्रिस्क्राइबर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उन लोग को जो है स्ट्रॉन्गली इस चीज़ के लिए हमें वो करना होता है, इनकरेज करना होता है कि वो लोग भी जो ड्रग्स मतलब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना, वो उनके नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स के साथ ही करें। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से भी क्या होता है कि ये भी एक डिसएडवांटेज है कि कुछ जो हमारे वो होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो इस चीज़ को वो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि प्रोप्राइटरी नेम्स के साथ दे दिया कि पेनाडोल, और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर यही चल रहा है कि वो लोग नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स को जो है ना प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, वो लोग प्रोप्राइटरी नेम्स के साथ ही उस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ये भी प्रिंसिपल्स हैं कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो है उसको पॉलिसीज़ सेट करनी है। ठीक है, कि किस तरह से जो है ना डिस्पेंसिंग करनी है, लाइक जेनरिक इक्विवेलेंट एज वेल एज थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट के थ्रू। जेनरिक इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें कि वो ड्रग्स जो कि आइडेंटिकल हैं, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट जो हैं उनके आइडेंटिकल हैं। ठीक है, जेनरिक इक्विवेलेंट में हम लोग ये देखते हैं कि ड्रग प्रोडक्ट विच आर आइडेंटिकल विद द रेस्पेक्ट टू देयर एक्टिव कंपोनेंट्स। अगर एग्जांपल हम लोग देखें कि कालपोल, पेनाडोल होगी। ठीक है, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट में अगर हम लोग बात करें तो वो ड्रग प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट है इन देयर कंपोजिशन, या बेसिक ड्रग एंटिटी जो है उन लोगों की डिफरेंट है, पर उनकी फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिकल एक्टिविटीज़ जो है ना वो सेम ही है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी फार्मेसी और थेराप्यूटिक कमेटी जो है पॉलिसी सेट करती है। पर हमारे फिजिशियंस जो हैं उनको हम लोग इनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादातर नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स के साथ ही जो है मेडिकेशंस को जो है प्रिस्क्राइब करें। उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फार्मूलरी है कि हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अब जब हम लोग फार्मूलरी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं कि वो ईज़िली रीड कर सके।
कोई भी अगर बंदा उस चीज़ को फॉर्मूलरी को देख रहा है, कोई फिजिशियन देख रहा है या कोई दूसरे लोग अगर उस चीज़ को चेक कर रहे हैं फॉर्मूलरी को, तो वो इजीली रीडेबल हो, प्रोफेशनल लगे, अपीयरेंस में प्रोफेशनल लगे और विजुअल उसका जो हो ना वो प्लीजिंग हो, ताकि पढ़ने वालों को इंटरेस्ट भी लगे। जैसे अभी हम लोग भी हॉस्पिटल के अंदर जब इंटर्नशिप के लिए गए थे, तो हमने भी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो वहाँ पे चल रही थी, तो हमें एक प्रॉपर बुक थी फॉर्मूलरी की, छोटी सी बुक थी, पर हम लोगों को वो हमारे मतलब जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने दी हुई थी कि आप लोग पढ़ लो। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग मद्देनज़र रखते हैं कि वो रीडेबल हो, इजीली रीड कर सके बंदा, प्रोफेशनल अपीयरेंस में हो। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूलरी के अंदर हम लोग जब हम कंपोजिशन करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर पहले तो फॉलोइंग कंपोजिशंस होनी चाहिए। सबसे पहले टाइटल पेज होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेम एंड टाइटल होने चाहिए, वो मेंबर जो हमारे पीएनटीसी के अंदर हैं उन लोगों के नेम्स एंड टाइटल्स वगैरह होने चाहिए कि वो फार्मासिस्ट है या नर्सिंग स्टाफ के मेंबर्स हैं। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर कौन सी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को जो है देखा जाता है, कंसर्न किया जाता है ड्रग्स के बारे में। इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर कंसर्निंग ड्रग्स, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल फॉर यूज़ एट हॉस्पिटल, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सेप्टेड हैं और यूज़ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और उसके लास्ट में हम लोग अपेंडिक्स वगैरह सेट करते हैं। तो कंटेंट अगर हम लोग देखें कि किस तरह के कंटेंट हमारे पास होना चाहिए उसके अंदर, तो सबसे पहला हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं इंट्रोडक्शन में। लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस आप लोग को पता है कि क्या होती हैं। जैसे अगर QD है तो उसका क्या होता है। अच्छा, मेरे पास इसकी मेरे पास फॉर्मूलरी पड़ी हुई है हॉस्पिटल की, तो उसका ये टाइटल पेज वगैरह आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में, अगर हम लोग जब सेट कर रहे हैं फॉर्मूलरी को, तो हम कंटेंट के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, वो वाला जो है हमारा, इस वाले प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूलरी में पहले टाइटल पेज वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेम टाइटल्स वगैरह। उसके बाद जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसमें मतलब जो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को सेट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग का एक पेज होता है जिसके अंदर हम सारी लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस वगैरह को सेट करते हैं कि कौन कौन सी एब्रीवेशंस होती हैं, ठीक है। बिस अ डे के लिए है या थ्राइस अ डे के लिए है, तो उस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। उसके बाद हम लोग जो ड्रग यूज़ हो रही है फॉर्मूलरी के अंदर, उसकी जो है ना उसको सेट करते हैं। लिस्ट ऑफ ड्रग यूज इन द फॉर्मूलरी, जो भी हमारी ड्रग्स हैं उस फॉर्मूलरी के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे वो। उसके बाद नंबर B में आ जाता है हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन ईच ड्रग। अब हमने ड्रग्स तो डाल दी, ड्रग्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग को उसमें डालनी होती है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि उसकी एफिकेसी क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए वो कितनी इफ़ेक्टिव है या किस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए है। उसके बाद हम सेफ्टी प्रोफाइल्स उस आइटम के लिखते हैं। उसके बाद इंट्रैक्शंस वगैरह लिखते हैं उस मेडिकेशन के, एडवर्स इफ़ेक्ट्स को सेट करते हैं। उसके बाद हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह देखते हैं उस ड्रग की, उसके वो चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ़ द आइटम, कि किधर अवेलेबल है, कौन से डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट क्या है, और एक्सेप्टेबिलिटी पेशेंट्स की लिखते हैं। अच्छा, ये किधर से लेके हम, अच्छा उसके बाद हम लोग उस ड्रग के बारे में, जैसे हम लोगों ने काइनेटिक्स वगैरह लिख दी, फार्माकोकाइनेटिक वगैरह की डिटेल डाल दी, अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम की डाल दी, अवेलेबल डोजेज फॉर्म, किस डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, कॉस्ट वगैरह उसकी क्या है, और एक्सेप्टेबिलिटी टू द पेशेंट कि इस चीज़ के बारे में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशंस ऑन ईच ड्रग, ठीक है। मतलब सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशंस को अगर हम लोग देखें तो किस तरह से उसको जो है ना उसकी सेफ्टी वगैरह के बारे में हम लोग लिखते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग वगैरह इंफॉर्मेशन हम लोग उसमें लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लेबलिंग इंफॉर्मेशन
वगैरह लिखेंगे, ब्रांड नेम्स एंड प्राइसेस वगैरह हम लोग मेंशन करेंगे उस पूरी जो भी हमारी फॉर्मूलरी के अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग्स आ जाती हैं उसकी हम स्टोरेज गाइडलाइन लिखेंगे कि भाई ये वाली ड्रग जो है इतने टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है, और अगर पैरासीटामोल है तो उसकी कौन सी स्टोरेज है, मतलब किस कौन से टेम्परेचर पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, या पेशेंट काउंसलिंग कि इस मेडिकेशन की क्या काउंसलिंग है। अच्छा, इस चीज़ को भी मैं आप लोग को दे दूँगी अगर मेरे पास इसकी भी लिस्ट पड़ी हुई है। उसके बाद हम लोग लेबलिंग इन्फॉर्मेशंस वगैरह डालते हैं, जो कि हम लोग प्रॉपर हमारी जो जैसे सिरप वगैरह है उसके पीछे जो लेबलिंग वगैरह लिखी हुई होती है वो सारी इन्फॉर्मेशंस भी हम लोग डालते हैं। ब्रांड नेम्स एंड प्राइसेस वगैरह भी डालते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी पॉइंट ये आ जाती है कि प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग एडीआरस जो उस मेडिकेशन के किस तरह से हम लोग उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर नारकोटिक्स है तो किस तरह से उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग एडीआरस मतलब जो कि नॉर्मली पेशेंट्स आके, क्योंकि एडीआरस हमें पता नहीं होता, एडवर्स इफेक्ट्स सही है नहीं पता होता, तो उस अगर कोई स्पेसिफ़िक एक मेडिकेशन है जिसका हमें एडीआर पता है जो कि रिपोर्ट हुए हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वो रिपोर्टिंग एडीआर्स को लिखते हैं। ठीक है, और उसकी किस तरह से आप लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं उस एडीआर की। अगर कोई ऐसा एडीआर है, कोई ऐसी ड्रग है जो कि अगर आप लोग साथ में ले रहे हो तो उसके इंटरवेंशंस हो रहे हैं ना, उसकी जो है इंटरवेंशंस हो रहे हैं, उसकी दोनों मेडिकेशंस अगर आप लोग साथ में ले रहे हो तो उसके थ्रू अगर कोई उसका एडीआर है तो हम उसको अगर रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, कोई पेशेंट आके बता रहा है कि हमने ये दोनों मेडिकेशन साथ में ली थी तो हमें ये एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ है इसका, या हमें ये फ़ील हो रहा है, ये रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग एडीआर्स हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं। और किस तरह से उस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए एडीआर को, कि अगर वो मेडिकेशन आप लोग को सुबह के टाइम आप लोग ले रहे थे तो उससे आप लोगों को ये इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, एडवर्स रिएक्शंस हो रहे थे, तो उसकी प्रिवेंशंस वगैरह हम लोग लिखते हैं कि आप लोग इसको सुबह में ना खाएं तो रात में खा लें इस चीज़ की वजह से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जनरल ड्रग यूजेस एंड एडवाइजेस। अगर जनरल ड्रग यूज़ को अगर हम लोग कहें कि किस तरह से उस ड्रग को यूज़ किया जा सकता है, अगर आईवी में है तो हम लोग आईवी में किस तरह से ले सकते हैं, या अगर वो मेडिकेशन जैसे यूज़ेस का बताया जा रहा है ना, तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ओरली यूज़ करने की है, ओरली टेकिंग है, तो उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि ये टैबलेट फॉर्म में है, ये हमारे पास उसके कैप्सूल फॉर्म में है, ये हमारे पास आईवी फॉर्म में है। ठीक है, तो वो एक पूरे पेज पे वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सिचुएशंस आ जाती हैं, स्पेशल सिचुएशंस में कैसे कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो वो मेडिकेशंस को ना लें। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ना लें, तो वो सारी एक अलग पेज है। मैंने जब फॉर्मूलरी मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर कर दूँगी कि वहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। ठीक है, कि ये वाली मेडिकेशन जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन्स इस ट्राइमेस्टर में नहीं खा सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं खा सकती हैं, लिवर और किडनी कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स जो हैं वो ना खाएं। ठीक है, वो सारी होती हैं। उसके बाद पॉइज़न इन्फॉर्मेशन वगैरह और एंटीडोट वगैरह को हम लोग फॉर्मूलरी के अंदर लिखते हैं कि पॉइज़न इन्फॉर्मेशंस हो गए, या अब एक ड्रग है जैसे एसिटामाइनोफिन है तो उसका एंटीडोट, पैनाडोल का एंटीडोट क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब उसके अलावा हम लोग उसके अंदर इस चीज़ को भी मेंशन करते हैं कि स्नैक बाइट्स और इंसेक्ट बाइट की ट्रीटमेंट वगैरह जो भी होते हैं वो हमारे पास उस फार्मूलरी के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास फार्मूलरी के अंदर चाइल्ड डोज वगैरह, डोजेज़ वगैरह भी लिखे हुए होते हैं ना, एक मिसलिनियस सेक्शन में हमारे पास डोजेज़ वगैरह लिखे होते हैं, यूनिट्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, और डायग्नोस्टिक एड्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, ये हमारे पास एंड है यहाँ पे। तो मिसलिनियस के अंदर हमारे पास लास्ट जो हमारे पास पेजेस होते हैं ना, उसमें हमारे पास डोजेज़ वगैरह लिखे हुए होते हैं। ठीक है, उसके पास हमारे पास रीनल एडजस्टमेंट, अगर कोई किडनी कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं तो उसकी किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, यूनिट किस तरह से मतलब मेट्रिक यूनिट्स वगैरह, और डायग्नोस्टिक एड्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास लास्ट में हमारे पास मिसलिनियस सेक्शंस में होती हैं। अच्छा,
अच्छा, एक बार अगर हम लोग फिर से इस चीज़ को देख लें कि हमारे पास कंटेंट के अंदर हमारे पास एफिकेसी, ठीक है, इंटरेक्शंस वगैरह, एडवर्स रिएक्शंस वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट, एक्सेप्टेबिलिटी, सारी चीज़ें हम लोग फॉर्मूलेरी के अंदर लिखते हैं। पर सबसे पहले हमारी जब प्रिपरेशन होगी फॉर्मूलेरी की, उसके अंदर हम लोग नेम, टाइटल पेज वगैरह सेट करेंगे, नेम ऑफ़ पीएनटीसी मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद टेबल ऑफ़ कंटेंट, उसके बाद इंफॉर्मेशन। अच्छा, कंटेंट के अंदर जैसे अभी यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ डोज कैलकुलेशंस पे, कि हम लोग डोज़ वगैरह एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन पेज आ जाता है, ठीक है, फॉर्मूलरी का, जिसमें हम लोग हॉस्पिटल पॉलिसीज़ वगैरह लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी, प्रोडक्ट जो कि एक्सेप्टेड हैं यूज़ ऑफ हॉस्पिटल में, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, वो पेज आ जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में अपेंडिक्स पेज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास फॉर्मूलरी कंपाइल की हुई नहीं बनी हुई है, पेजेस में है, ठीक है, मतलब फ़ोटो लिए हुए हैं, तो उसको मैं कंपाइल करके फिर जो है ना आपके पास ग्रुप में शेयर करवा दूँगी। अच्छा, आज के टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा, आज के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है ना, तो आप लोग या तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, या तो जो है ग्रुप में नहीं, अगर आप लोग पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा। ज़्यादा आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा अगर कोई भी आप लोगों को आज के टॉपिक के हिसाब से कुछ समझ ना आया हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को समझ आई हो आज के लेक्चर से। आज का जो है ना लेक्चर अगर समझ आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछे। पर आज की जो है ना हमारे पास असाइनमेंट भी है, ठीक है। तो असाइनमेंट आज का ये है कि आप लोग को एक मिनट। अच्छा, आज का असाइनमेंट है कि आप लोगों को मिनिमम 10 ठीक है, हार्मोनल मेडिसिन्स जो होती हैं वो, और हाई अलर्ट मेडिकेशंस जो होती हैं उन दोनों के नाम वगैरह लिखने हैं। मतलब 10 वो कर दीजिए, मिनिमम 10 वो कर दीजिए कि कौन सी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम हाई अलर्ट मेडिकेशंस में रखते हैं, और कौन सी हार्मोनल मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता है। अल्लाह हाफ़िज़।